हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग 9th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और मेरा नाम है आशीष कुमार। तो हम लोग 9th के बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? सेल, यानी कि सेल मतलब जीवन की आधारभूत इकाई, यानी कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारा ये चैप्टर यूनिट का नाम था। अब हम लोग आगे कहाँ तक पढ़ लिया? हमने सेल के बारे में पूरा पढ़ा। सेल में मुख्यतः कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, और कोशिका द्रव्य होता है, और फिर एक केंद्रक होता है। तो हम लोगों ने कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल पढ़ा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव को पढ़ा अच्छे से, फिर केंद्रस यानी न्यूक्लियस को भी पढ़ा हम लोग। हमने फिर कोशिका अंदर के पाए जाने वाले कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा। तो हम लोग सेल ऑर्गन्स अभी तक अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक, यानी कि प्लास्टिड जिसे हम लोग बोलते हैं। ये होता कैसा है और क्या इसका कार्य होता है? तो कहता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है तथा यह कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरा रहता है। कह रहा है कि ये किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, यानी पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और साथ ही साथ यह क्या होता है? कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के अंदर चारों ओर बिखरा रहता है। फिर कहता है यह आकार में अंडाकार, गोलाकार, तस्तरीनुमा, तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि हो सकता है। ठीक यह 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। फिर कहता है अवर्णी लवक श्वेत तथा वर्णी लवक रंगीन होता है। हरित लवक नारंगी तथा पीला वर्णक पाया जाता है। फिर कहता है यह पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, इसी की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कह रहा है कि ये जो देखिए, ये अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, जैसे मेनली बोल सकते हैं कि प्लास्टिड यानी कि लवक जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सहायता से क्या करता है? पौधा अपना खाना बना, भोजन को तैयार करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करता है। जिसमें सबसे अहम रोल इसका होता है हरित लवक का होता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है? वो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करने में मदद करती है, और साथ ही साथ पेड़ पौधों को हरे भरे रखने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रसधानी यानी कि वैकल्स। वैकल्स क्या होता है? देखिए कहता है कोशिका में मौजूद रसधानी चारों ओर एक झिल्ली से घिरी होती है। कह रहा है कोशिका के अंदर जो होता है इस ये रसधानी, वो क्या होता है? वो भी एक अपने आप के ऊपर एक झिल्ली लगाई रहती है, जिससे वो घिरी रहती है। इसी झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर कहता है रसधानी छोटी या बड़ी हो सकती है। इन रसधानियों में ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे होते हैं। कह रहा है कि रसधानी जो होता है यानी वेकल्स जो होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर ये रसधानियां ही होती है जो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वो सेल भी और बड़ा हो जाता है, जिससे वो कठिन और जटिल पदार्थ बन जाता है। तो ये कह रहा है कि राजधानी छोटी या बड़ी हो सकती है। इन राजधानियों का ठोस तरल पदार्थ भरे होते हैं। इनके अंदर ठोस और तरल पदार्थ भरे होते हैं। कुछ परिपक्व पादप कोशिका में बहुत बड़ी राजधानियां होती है। अभी हमने बताया कि राजधानी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है? कहता है कुछ परिपक्व पादप कोशिका यानी कि गिने चुने पौधों में क्या होता है? यह राजधानी बड़ी हो जाती है जो कोशिका के आयतन का 90% हो जाता है। यानी कह रहा है कि कोशिका का जो वॉल्यूम होता है उसका 90% अकेले राजधानी हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक, तो ये फिर पादप कोशिका की राजधानियों में कोशिका रस से भरा होता है। कह रहा है कि पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट्स है उनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसके अंदर जो ये राजधानी होता है, इसके अंदर क्या होता है? कोशिका रस भरा होता है, यानी सेल सैप भरा होता है। इसके अंदर भी कोशिका का द्रव्य एक लिक्विड भरा होता है जो निर्जीव पदार्थ होता है। जो कैसा होता है? निर्जीवी पदार्थ होता है। इसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं? लवण मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं, और बहुत सारे एसिड्स यानी कि अम्ल मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं? इसे कठिन, जटिल और तरल बना के रखने में सहायता करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अब क्या है। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे।
तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम यानी कि ताराकाय जो होता है वो कैसा होता है और कहाँ और किसका काम क्या है। तो कहता है यह एक बेलन जैसी रचना होती है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप में इसकी रचना होती है। ठीक, यह जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकीला क्षेत्र होता है, यानी कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है हमारा जो केंद्रक है सेल के अंदर, उसी के एक कोने में कहीं पे केंद्रक के नजदीक में ही चमकीला क्षेत्र होता है, वहां पे ये मौजूद रहता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, इसके अंदर एक या दो ये रचनाएं जो है हो सकती है, जिन्हें सेंट्रिओल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिओल कहते हैं। ठीक, यह जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है तथा कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया बनने में भाग लेता है। कह रहा है कोशिका के अंदर फ्लैजिला और सीलिया बनता है कोशिका विभाजन के समय, तो ये बनने का कार्य करता है। और साथ ही साथ ये कोशिका जब ये बनने का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कोशिका विभाजन में भी ये क्या कर रही है, मदद कर रही है। देखिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। और क्षेत्र के अंदर पाया जाने वाला सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं उसे हम लोग सेंट्रिओल कहते हैं। अब देखिए माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोट्यूबुलस क्या होता है, यह एक छोटी सी नालाकार रचना होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कह रहे ये होल सर्कल होता है, यानी हॉलो सर्कल होता है, सॉरी, तो ये हॉलो सर्कल होता है यानी नालीकार होता है, पाइप के जैसा एक संरचना होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये कोशिका द्रव हम लोग जान रहे हैं, अभी जितना पढ़ रहे हैं वो सब किसमें, साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। अब हम लोग को अगला पढ़ना है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए जानना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्रोमोसोम क्या होता है और किस तरह से इसका कार्य करता है। यही क्रोमोसोम है जिसे हम लोग डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, हमें हमारे गुण को अगले दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो देखिए यह एक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागों के रूप में दिखते हैं, जिस कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। कहता है ये ऐसे हम लोग नहीं नॉर्मल दिखता है, लेकिन कोशिका विभाजन के समय ये जरूर दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जब कोशिका विभाजन होता है तो हर एक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम जाना चाहिए, तब ना हमारा डीएनए अगला उस पीढ़ी में अगले कोशिका के अंदर जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, उसको जरूरी होता है टूट के बाहर निकलना, तो उस समय हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। और क्या, यह कोश केंद्रक में मौजूद होता है, केंद्रक में यानी न्यूक्लियस के अंदर, हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है। क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागों के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक रफ फिगर के अकॉर्डिंग बना देता हूं। ठीक, ये कुछ इस प्रकार होता है, यहां से ये और इधर भी कुछ ये होता है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार का कुंडलित धागा होता है जो मौजूद रहता है। तो देखिए यही हमारा क्या करता है, सबसे पहले तो इसमें तीन भाग होता है, तीन भाग होता है। ये क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है। तो कह रहा है क्रोमोसोम में तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, सॉरी तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार नहीं, तीन भाग होते हैं। क्रोमोसोम के तीन भाग होते हैं। तो देखिए पेलिकल, ये जो हमारा बाहर का ये है, ये हमारा पेलिकल कहलाता है। ठीक, ये पोर्शन हमारा पेलिकल कहलाता है। ये पोर्शन जो है अंदर, इसके अंदर जो मौजूद रहता है वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और उसके बाद जब ये पोर्शन बच गया, ये जो कुंडलित धागा होता है क्रोमैटिक्स कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, क्रोमैटिड्स कहलाता है। तो देखिए इसके अंदर मेनली तीन ही चीज है, एक ये है, यही हमारा कुंडली धागा है जो क्या करता है, अगले पीढ़ी में टूटने के बाद यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और ये टूट के क्या करेगी, अगले किसी जो भी सेल विभाजन होगा उसमें ये चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं, यानी कहेंगे कि ये पेलिकल किसे कहते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्रोमैटिड्स में क्या क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग अब जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं, मैंने अभी बताया था अभी फिगर बना के कि क्या होता है। ये जो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक, तो इसके अंदर कुछ इस तरह की रचना होती है, ठीक, और ये रचनाएं कुछ इस प्रकार दानेदार होती है, इस तरह
बाकी में लिक्विड्स भरा होता है। तो कह रहा है कि पेलिकल बाहरी आवरण जो होता है उसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये पेलिकल कहलाता है हमारा, ये आवरण हमारा पेलिकल कहलाता है। तथा पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि पेलिकल इसके बाहरी आवरण से जो घिरा हुआ भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और ये हमारा क्रोमैटिड्स कहलाता है, जो हमारा क्या होता है, जीएनए और सॉरी डीएनए होता है, जो वो हमारे क्या होता है, इसको हम लोग जीएनए जीन बोलते हैं। किसका, डीएनए का खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो वही कह रहा है मैट्रिक्स के समानांतर कुंडली धागों के समान रचना होती है जो अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, क्रोमैटिड्स कहलाता है। इसके अंदर मौजूद होने वाली जो संरचना होती है जो कैसी होती है, कुंडली धागों के समान होती है। देखिए कुछ कुंडली धागों की समान होती है जो मुड़ा मुड़ा रहता है, और वो क्या कहलाते हैं, हमारा अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड्स कहलाता है। और इसी के अंदर आपके गुण जो होता है हमारा, कहता है ना कि आप लोग सुने होंगे घर में कि आपके पिताजी का गुण आप में है, आपके माँ का है, चाचा का है। तो ये जो गुण होता है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी के अंदर मौजूद होता है, जो अगले पीढ़ी में जाता है। तो ये चीज हम लोग जान गए। फिर कहता है क्रोमैटिड्स डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये हमारा डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए भी एक प्रकार का एसिड है, डाइऑक्सी न्यूक्लियर एसिड हमारा ये कहलाता है। ठीक, प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड जीन होते हैं, जीन है। कह रहा है इसी का जो खंड होता है, यानी कि जब ये टुकड़ा में बटेगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जीन कहलाता है, जो क्रोमैटिड्स की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। यानी कह रहा है कि जो क्रोमैटिड्स हैं ये पूरे में इसके दाने के जैसा ये सदृश दिखता है, दानेदार। ठीक, फिर कहता है क्रोमोसोम की संख्या। सभी जीवों के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। कह रहा है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं, जिस भी जीव में मौजूद होते हैं, उसकी एक लिमिट इतनी फिक्स संख्या होती है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य में अगर 40 होगा तो 40 ही होगा, ऐसा नहीं है किसी दूसरे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या आप देख लीजिएगा 41, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही कहा गया कि इसमें एक क्या होता है, फिक्स लिमिट होता है कि इतना ही होगा, वो भी एकदम फिक्स होता है कि नहीं बस इतना तो इतना, वो एक फिक्स क्या बोल सकते हो उसको, फिक्स वैल्यू होता है, जो उतना ही होना है। तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ क्या होता है, वो अलग केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, यानी फिक्स्ड होती है। सभी जीवों में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या पाया जाता है। कह रहा है कि सभी जो जीव अलग अलग जीव है, सभी में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। जैसे देख लीजिए मनुष्य में 46 पाई जाती है, मकई का पौधा में 20 पाया जाता है, टमाटर हम लोग जो खाते हैं उसके अंदर 40 क्रोमोसोम की संख्या होती है, और आलू के अंदर 48 होता है। इसी तरह के बाकी जितने भी जीव हैं उन सभी में अलग अलग क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या मौजूद होती है। फिर कहता है ये क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं, यह हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं। कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होता है ये हमेशा जोड़ा में मौजूद होता है। यानी कि देखिए 46, 20, 41, 48 ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 41, 47, 33 मिलेगा। ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ये जोड़ा में मिलता है। जोड़ा में कहने का अर्थ है कि 48 है तो ये 24 होगा, यानी 24 पेयर मौजूद होगा, तब ना 48 हुआ। तो ये कह रहा है कि ये हमेशा पेयर में मौजूद रहता है। कैसा रहता है, पेयर में मौजूद रहता है। इसीलिए इसको हम लोग समजात क्रोमोसोम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग होमोजीलियस क्रोमोसोम कहते हैं। इसे द्विगुण भी कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, द्विगुण भी कहलाता है। दोनों के अंदर सेम सेम गुण होता है। अब देखिए मनुष्य के अंदर 46 है, तो यानी 23 जोड़ा मौजूद होगा। तो 23 जोड़ा में 22 जोड़ा सेम होता है, और एक जोड़ा में एक्स और वाई होता है। और इसी एक्स वाई के कारण क्या होता है, मेल और फीमेल का उत्पत्ति होता है। तो ये सब चीजें तो आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से। अब हम लोग को जानना है यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक। अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैंने आप लोगों को पिछले भी क्लास में बता चुका है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो तरह की होती है। कह रहा है कि सेल का बनावट के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के दो भागों में बांटते हैं। ठीक, तो पहला कह रहा है ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। कह रहा है कोशिका झिल्ली भी नहीं होता है, ना ही उसका वास्तविक केंद्रक होता है, तब उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जीवाणु, वायरस, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं मौजूद होती है। कौन, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक का झिल्ली नहीं होता जो, तो वो नहीं मौजूद होने के कारण एक वास्तविक केंद्रक नहीं होता है कि ये केंद्रक है, वो पूरे कोशिका द्रव के अंदर ही मौजूद रहता है। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु, वायरस या
साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर कहता है वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरी होता है। जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है और साथ ही साथ वो क्या होता है, पूरी तरह झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह सभी जंतुओं तथा पौधों में पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। और ये सभी जंतुओं तथा पौधों में क्या होता है, पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आपका हम कोशिश करें कि जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर दें। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ज्ञान सागर स्टडी पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है और आप लोग आके यहाँ पढ़िए आसानी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।